एवरीवन, दिस इज प्राक्षमन, यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो रहने वाली है क्लास 10th के लिए। चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लेट अस बिगिन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये दो सिस्टम्स इसका ध्यान रखते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। कौन कौन से हैं वो? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके ध्यान रखेंगे कि बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स करना है एनवायरनमेंट के विद रिस्पेक्ट। एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो उसको नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि कैसे हमें उसके विद रिस्पेक्ट रिएक्ट करना है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। किसी ने पीछे से आवाज लगाई हमें, तो जब कोई आवाज लगाता है हम फटाफट मुड़ के देखते हैं। अगर सपोज वो हमसे कुछ पूछ रहा है तो हम उसका आंसर देते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हमारी बॉडी को जब जैसे बाहर से कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है और वो हमें सुनाई देती है, तो हमारी जो बॉडी है उसको इंटरप्रेट करती है कि ओके, ये जो आवाज है ये इससे मैच हो रही है, इस पर्सन की आवाज है, और अगर इस पर्सन की आवाज है तो मुझे इस बात का जवाब देना है। तो इस हिसाब से बॉडी इंटरप्रेट करेगी और फिर हमारे माउथ की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहां पर आ जाता है हमारे दो सिस्टम्स, दैट इज नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम चैप्टर के आगे वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, बच्चे सभी को पता होगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन्स हैं उसके, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा भी बहुत सारी नर्व्स होंगी यहाँ पर जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को और फिर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ रिसेप्टर्स को पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर्स कुछ ऐसे सेल्स होंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो कि बाहर के जो सिग्नल्स हैं उनको पिकअप करते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया कि हमें किसी ने आवाज लगाई, तो जो आवाज लगाई, जो साउंड है, उसको कौन पिक कर रहा है? ईयर पिक कर रहे हैं। प्राइमरी क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर हमको पढ़ाया जाता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो 5 सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज को वो पिक करते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स है और उन सेंस ऑर्गन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। वो रिसेप्टर सेल्स वहां पर जो भी पर्टिकुलर चेंज आएगा उसको डिटेक्ट करेंगे और नर्वस सिस्टम को फिर वो जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो सेंड करेंगे। तो जैसे यहां पर हम बात करें, जो इनर ईयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहां पर फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, हियरिंग करेंगे और बॉडी का बैलेंस बना के रखेंगे। फोटो रिसेप्टर आईज में प्रेजेंट होते हैं, वो आई रिलेटेड विजुअल स्टिमुलस, जो विजन से रिलेटेड स्टिमुलस हैं, जो चेंजेस हैं, वो उसके बारे में बताएंगे। स्किन के अंदर हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होंगे थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? थर्मो रिसेप्टर्स पेन, टच, हीट, इसके विद रिस्पेक्ट बिहेव करेंगे, विद रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के अंदर आ जाएगा नोज, जो कि स्मेल रिलेटेड डिटेक्शन ये करेगा। उसके बाद गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि हमारी टंग में प्रेजेंट होता है, वो टेस्ट बताता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिसेप्टर्स। अब आगे बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर टिश्यू है ये फिर किससे बना हुआ है? कुछ सेल्स से बना हुआ है, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं हम। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन मिलके नर्वस टिश्यू बनाएगा। वो नर्वस टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, और ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। और नर्व सेल या न्यूरॉन हमारा फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हो गया। It is the nervous system which is mainly responsible for control and coordination in complex animals. Complex animals के अंदर यही वो सिस्टम है जो कि मेनली रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं। तो अब पढ़ेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आगे वाला पार्ट होता है कि जिसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये बीच का ये वाला पार्ट होता है जो एक सेल लाइक अपीयरेंस देता है, सेंट्रल बॉडी भी बोलते हैं हम इसको। उसके अलावा एक लास्ट हमारा पोर्शन होता है ये पीछे वाला,
तो ये 3 पोर्शंस होते हैं। इन 3 पोर्शंस को हम नेमली दे आर नोन एज डेंड्रॉन, साइटोन एंड एक्सॉन। डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन ये 3 पार्ट्स होते हैं। डेंड्रॉन के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये डेंड्राइट्स आ जाएंगे डेंड्रॉन के अंदर। उसके अलावा ये सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, दिस पोर्शन इट इज नोन एज साइटोन। इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, इसको सोमा भी बोलते हैं। अब न्यूरॉन आखिर है तो एक सेल ही, सेल का जो मेजर साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, वो जहां पर प्रेजेंट होता है उसको हम सेल बॉडी बोल देते हैं। और जो पीछे का पार्ट है, स्लेंडर लॉन्ग पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। अब जो इंपल्स है, जो सिग्नल है, वो कहां पे आता है? वो पहले डेंड्रॉन के पास आता है, डेंड्रॉन से साइटोन के पास जाएगा और साइटोन से फिर वो एक्सॉन के पास जाएगा। तो जो सिग्नल है, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन की, सिग्नल के ट्रांसमिशन की जो डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम डेंड्रॉन टू साइटोन टू एक्सॉन। तो यहां पर हम डीसीए से याद करते हैं कि डीसीए के अलोंग सिग्नल ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, डायरेक्शन जो होगी वो इसकी यूनिडायरेक्शनल रहेगा। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। यहां पर हमारे पास 3 तरीके के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां पर? These are sensory neurons, motor neurons and relay neurons. सेंसरी, मोटर और रिले, ये 3 तरीके के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे सेंस ऑर्गन के अंदर। सेंस ऑर्गन के अंदर ये सिग्नल को पिक करेंगे, रिसीव करेंगे। तो इनको हमने उसी बेसिस पर इसका नाम रख दिया हमने सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा। मोटर न्यूरॉन, एम से मसल, ये न्यूरॉन जो है वो फाइनली सिग्नल को सेंड करेंगे किसी भी मसल के पास या किसी भी ग्लैंड के पास कि इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा रिले न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होता है वो रिले, एक तरीके का कनेक्टर न्यूरॉन्स का काम करते हैं। कनेक्ट करेंगे 2 तरीके की न्यूरॉन्स को, एक तरफ सेंसरी है, दूसरी तरफ मोटर है, बीच में आ जाती है रिले। सेंसरी ने सेंस ऑर्गन से सिग्नल को पिक किया, पिक करने के बाद रिले ने उसको मोटर के पास भेज दिया और मोटर फाइनली हमारी मसल के पास या ग्लैंड के पास जाएगी और वहां पर जो फाइनली रिस्पॉन्स है वो आएगा, देखने को मिलेगा हमें। अब यहां पर आ जाता है साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है? साइनैप्स है जी, यहां पर 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करेंगी तो बीच में गैप आ जाता है। जब एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करती है तो वो कनेक्शन जो है बिल्कुल टाइट नहीं होता, बिल्कुल चिपक के कनेक्ट नहीं होती, वो उनके बीच में गैप रह जाता है। उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स 2 कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार जो 2 न्यूरॉन्स हैं, उन 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो अगर मैं बात करूं, एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का क्या टर्मिनल एंड है हमारा एक्सॉन है और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट। तो एक्सॉन जब अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं, जो बीच में गैप आएगा उसको हम बोलेंगे साइनैप्स। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, न्यूरॉन और मसल। न्यूरॉन और मसल एक जंक्शन बनाते हैं। जब हमने बात की कि जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जाके फाइनली किसको कनेक्ट हो रही है? मसल को कनेक्ट हो रही है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो ये जंक्शन हो गया, वो ये पॉइंट हो गया। It is the point where a muscle fiber comes in contact with motor neuron carrying nerve impulse from central nervous system. तो CNS से जब सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो उस सिग्नल को पिकअप करने वाली न्यूरॉन जो है वो है मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पर वो मोटर न्यूरॉन जब मसल के साथ कनेक्ट होगी तो वहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2 न्यूरॉन के बीच का साइनैप्स। देखो ये पहला न्यूरॉन है, ये पीछे वाला न्यूरॉन ये रहा और ये है नेक्स्ट न्यूरॉन। दीज आर द 2 न्यूरॉन्स। तो ये पीछे वाला न्यूरॉन यहाँ पर आ गया और ये नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ पे है। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरीके का साइनैप्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर साइनैप्स है, इस साइनैप्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इस तरफ देखो, ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जो कि आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल सेंड करता है। तो ये पर्टिकुलर साइनेप्टिक वेसिकल हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा हो गया? एक एक्सॉन का, और ये दूसरे न्यूरॉन का एरिया हो गया। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
तो ये वो रीजन हो गया जो कि गैप प्रेजेंट है दो न्यूरॉन्स के बीच में। अब क्या होता है, केमिकल सिग्नलिंग चलती है। एक न्यूरॉन के अंदर तो क्या चलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलेगा, पर एक न्यूरॉन से जब सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंटिन्यू नहीं हो पाता। इसको जस्ट समझ सकते हो आप, एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उसको बीच में से कट कर दो तो एक गैप आ गया और यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करंट को अगर फ्लो करना है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें कुछ चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उस गैप के अंदर केमिकल सिग्नलिंग चलती है। केमिकल सिग्नलिंग, उसके बाद वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। तो इन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल, इन द साइनैप्स केमिकल, और वापस से दूसरे न्यूरॉन के अंदर वो वापस से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग हो जाती है। तो यहां पर केमिकल सिग्नलिंग के लिए यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रांसमिशन जो है वो नर्व इंपल्स का वो कैसे हो रहा है, फ्रॉम वन डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, इस तरीके से हो रहा है। नर्व एंडिंग्स एट द टिप ऑफ एक्सॉन और उसके बाद वापस से साइनैप्स के पास और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को लूं तो उस न्यूरॉन के डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन में, और अगर उस न्यूरॉन से मैं अगले दूसरे न्यूरॉन के पास जा रही हूं तो यहां पर इस एक्सॉन से वो जाएगा कहां पर, पहले साइनैप्स पे और फिर डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो दो तरीके का है। पहला तरीका आ जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स। सो दो टाइप कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा मेन एक्सिस है। इसके ऊपर देखो ये जो पर्टिकुलर दिख रहे हैं पार्ट्स, ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में ब्रेन है, नीचे में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर बनाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पर सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे नर्वस सिस्टम के। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देख सकते हो ये पिंक कलर में, यहाँ पे सारी नर्व्स हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स है वो आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जो बाकी नर्व्स बची वो नर्व्स आ जाती हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब बॉडी को, पूरी बॉडी को जब सिग्नल सेंड करना है तो ब्रेन जो है उसको पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी अपनी नर्व्स। तो वो जो नर्व्स हैं वो नर्व्स किस में आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और इस तरीके से पूरे बॉडी के हर पॉइंट पर ये नर्व्स फैल जाती हैं और सिग्नल को कंडक्ट करती हैं। अब ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है। नंबर वन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो, उसके अंदर जो नर्व्स हैं वो नर्व्स दो तरीके की होती हैं। अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो हम उसे वॉलेंटरी बोलते हैं या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यहां पर आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है नर्व्स तो हम उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कहां पर आ जाएंगी, वो नर्व्स आ जाएंगी जो कि इनवॉलेंटरी हैं। और ये नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट कम्युनिकेट्स विद इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं उनके साथ ही कम्युनिकेट करती है। कुछ होती है सिंपैथेटिक और कुछ होती है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करती है, स्टिमुलेट करेगी, किसी चीज को पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगी। और जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ये क्या करेगी, उस चीज को रोकेगी, प्रिवेंट करेगी। ये होगी इनहिबिटिंग, सिग्नल सेंड करेगी ये। तो यहाँ पर ये कामिंग रिस्पॉन्सेस सेंड करेगी और ये अराउजिंग रिस्पॉन्सेस सेंड करेगी। ये उसको जगाएगी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को, कोई भी पर्टिकुलर सिक्रीशन अगर करनी है, और ये उसको क्या करेगी, उसको काम करेगी, सिक्रीशन को कम कराएगी। तो यहाँ पर एक तरीके का ये पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेगी और ये नेगेटिव। दूसरी तरफ आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आएंगी। सेंसरी न्यूरॉन जो होंगी वो सेंसरी इनपुट देगी और मोटर न्यूरॉन मोटर आउटपुट देगी। जो सिग्नल लेके जाएगी वो होगी सेंसरी और जो लेके आएगी वापस वो हो गई मोटर। आगे हम बात करेंगे, आगे आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन जो है हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर मेनली नर्वस टिश्यू से बना होता है। और अगर हम इन टिश्यूज को देखें तो ये बहुत ज्यादा फोल्डेड प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन के अंदर ये फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ब्रेन के को ध्यान से देखें, ब्रेन के डायग्राम को, तो हमें ब्रेन के डायग्राम के अंदर इसके तीन पार्ट्स दिखेंगे। तीन पार्ट्स कौन कौन से दिखेंगे, नंबर वन विच इज फोर ब्रेन, दिस इज नंबर वन। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट आ जाता है यहाँ पर हाइंड ब्रेन। तो जो फ्रंटल पार्ट पे ये हेड, ये यहाँ पर आगे फेस, ये वाला रीजन है, ये फ्रंट रीजन है। ये यहाँ पर पीछे स्पाइनल कॉर्ड आ रही है तो ये बैक वाला रीजन है। सो दिस इज बैक एंड दिस इज फ्रंट।
तो जो फ्रंटल रीजन पर प्रेजेंट है पोर्शन, जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं फोर ब्रेन। तो जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला रीजन जो होगा, ये सारा, इसको हम बोल देंगे फोर ब्रेन। और जो बैक साइड पर प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो होगा वो ऑटोमेटिकली बैक साइड पे प्रेजेंट होगा और नीचे की तरफ वो प्रेजेंट होगा। जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है वो फाइनली फिर नीचे से कनेक्ट होता है ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन वाला काम कौन करेगा? हाइंड ब्रेन करेगा। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक तरफ फोर ब्रेन, नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन, बीच में क्या प्रेजेंट है? मिड ब्रेन। अगर मैं फोर ब्रेन को देखूं तो फोर ब्रेन का जो मेजर कॉम्पोनेंट है दैट इज सेरिब्रम। मेन जो पार्ट है इसका वो सेरिब्रम है। अब इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि जो हमारा ये जो ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड है कुछ मेम्ब्रेन्स के साथ, कुछ कवरिंग्स के साथ। वो कवरिंग्स क्या है? क्रेनियम या फिर स्कल बोलते हैं हम इसको। और ये जो पर्टिकुलर स्कल है ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हेड वाला रीजन होता है उसको हम स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर वो पोर्शन जिसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। अब क्रेनियम तो हो गया स्केलेटल सिस्टम का पार्ट जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा ब्रेन के पास अपनी कुछ मेनिंजेस भी होती हैं, कुछ लेयर्स भी होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इन लेयर्स के बीच में कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करेंगे और दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो अब यहां पर एक एक करके सबके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट और ये क्या क्या करता है? वॉलंटरी मोटर एक्शंस को, जो हम जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, इसके अलावा कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, कुछ भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, मोटर एक्टिविटीज बोलते हैं हम उसको, वॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में है। इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शंस। कोई भी सेंस ऑर्गन्स है, कुछ भी हम रिसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं सराउंडिंग से, वो भी इसके कंट्रोल में है। इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। कुछ भी हम याद कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड कुछ भी है हमारा, तो वो क्या है? सेरिब्रम के कंट्रोल में ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखो यहाँ पर प्रेजेंट है बीच में। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, उसके बेस पे, और ये कंट्रोल करता है स्लीप वेक साइकिल। ये एक तरीके का ग्लैंड है, ठीक है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर स्लीप वेक साइकिल है। स्लीप वेक साइकिल यानी हमारी बॉडी के अंदर एक स्लीप वेक साइकिल चलता है जिसको हम सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं। तो उस स्लीप वेक साइकिल को हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। इट कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। खाने पीने की जो भी हमारे को भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद जाते हैं सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम और ये जो यहाँ पर जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के फर्दर पार्ट्स नहीं रहेंगे और जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके फर्दर ये पार्ट्स रहेंगे, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, इसको हम बोलेंगे पोन्स, इसको हम बोलेंगे सेरिबेलम, और नीचे वाला जो रीजन रहेगा इसको हम बोलेंगे मेड्यूला। तो ये हो गया पोन्स, ये हो गया सेरिबेलम और ये हो गया मेड्यूला। तो सबसे पहले हम बात करें सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम के बारे में हम क्या बात करें कि सेरिबेलम वो पार्ट है हाइंड ब्रेन का कि व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पेडलिंग एंड स्टीयरिंग, जो कंट्रोल है बॉडी का, पोस्चर है, बैलेंस है, बॉडी अगर को बैलेंस करिए किसी भी चीज के अंदर, तो वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। तो इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको प्रिसाइजली कराने में भी हेल्प करता है। उसके बाद मेड्यूला के बारे में बात करें तो ये ब्रेन की स्टेम बनाता है, वो स्टेम जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होंगी अलॉन्ग विद पोन्स। तो ये मेड्यूला और पोन्स ये दोनों मिलकर ब्रेन की स्टेम बनाएंगे। इट लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। बहुत सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो इनको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इन सब चीजों को भी मेड्यूला कंट्रोल करता है। पोन्स की अगर मैं बात करूं तो पोन्स का जो मेन काम है वो के अंदर है? रेस्पिरेशन के अंदर है। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन के जो सेंटर्स हैं वो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी रेस्पिरेशन की रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंडक्ट्स मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है और ये मेनली रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आगे चलते हैं हम रिफ्लेक्स सेक्शंस के ऊपर। रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स सेक्शन एक तरीके का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। इनवॉलेंटरी मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग,
अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें आ जाती है रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर कि इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज और ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हेल्प करते हैं, तो ये हो जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये स्पेशल केस है इनवॉलेंटरी मूवमेंट का, ठीक है। अगर कोई बॉडी का पार्ट डेंजर में होता है तो यहाँ पर जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है, हॉट ऑब्जेक्ट को, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट ने हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच किया तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है और अपना हाथ जो है वो वहां से हटा लेगी। इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, क्या हुआ, हैंड जो था पहले यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके फटाफट से पीछे हो गया। तो ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। अब जब ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो ये एक पाथवे फॉलो कर रहा है, जिस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो उस पाथवे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर्स है वो उसको सिग्नल को पिक करेंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजेंगे, सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को कनेक्ट होगा, रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को, और फाइनली मसल के पास वो रिस्पॉन्स आएगा, मसल उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। रिले न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। सेंट्रल, भले वो ब्रेन में प्रेजेंट है, भले वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिग्नल जो है वो इंटरप्रेट होता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और उस तरीके से जो भी हमारे पास मैसेज होगा, जो भी सिग्नल होगा, वो वापस कौन लेके आती है, मोटर न्यूरॉन लेके आती है। तो इस डायरेक्शन में ये सिग्नल फॉलो होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। इट इज द पाथ फॉलोड। तो जो रास्ता फॉलो होता है बॉडी के अंदर उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आगे चलते हैं। जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये प्रोटेक्टेड है किससे, क्रेनियम से, जो कि ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स जो कि है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ क्रेनियम प्रेजेंट होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, नीचे की तरफ जब हम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बात होती है नर्वस सिस्टम की, यहाँ पर नर्वस सिस्टम खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे अब एंडोक्राइन सिस्टम की। अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये ग्लैंड्स का सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसा सेल होता है जिसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब क्या करूंगा, एक ही फंक्शन करूंगा, वो है सिक्रीशन, कुछ ना कुछ मैं रिलीज करूंगा। तो यहां पर वो सेल बन जाता है ग्लैंड। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है या स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कुछ सिक्रीट करना है। अब ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फंक्शन होता, क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो यहां पर ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन नहीं डाल रहा, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन डालता है। जैसे कि ये कुछ सेल्स हैं, इन्होंने अपनी सिक्रीशन को यहां पर ब्लड के अंदर, ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं वो ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो सिक्रीशंस को डाल दिया है। तो ब्लड के थ्रू वो ग्लैंड से उसके इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा जहां पे उसका इफेक्ट आना है। जबकि अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो दीज ग्लैंड्स आर, इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है। तो इसको हम डक्टेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। डक्ट्स के थ्रू ये अपनी जो केमिकल सिक्रीशन है वो डक्ट्स के थ्रू भेजते हैं और इनको हम बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जांपल आ जाता है इसमें जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के जिसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो यहां पर हो गया ये डिफरेंस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। अब ये है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनटू योर बॉडी। अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गया, एड्रीनल हो गया, टेस्टिस हो गया, इसके अलावा ओवरी हो गया, पैनक्रियाज हो गया, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस। ये सब बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट होते हैं और अपना अपना फंक्शन ये कर रहे हैं। अब इनमें से जो पिट्यूटरी है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये ब्रेन से सिग्नल्स भेजेगा अलग अलग ग्लैंड्स को, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनको इनहिबिट करेगा। तो इसको हम एक तरीके का मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं कि ब्रेन के अंदर ये बैठा है और बाकी सारे ग्लैंड्स को ये सिग्नल दे रहा है। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलेंगे, पिट्यूटरी जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स आ जाएंगे। यहाँ पर जो टेस्टिस है वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा और ओवरी सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होगा। तो अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन ग्लैंड्स के फंक्शंस को, इनकी क्या लोकेशन है और इनके क्या फंक्शंस हैं।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टिमुलेटिंग लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि ये बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, उनको बोलेगा कि सिक्रीशंस करो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन, कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो यहां पर ग्रोथ हार्मोन हो गया जो कि ग्रोथ कराएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग शुरू कराता है। उसके बाद आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा ओव्यूलेशन के अंदर। जब ओव्यूलेशन होना होगा, फीमेल्स की ओवरीज के अंदर एग प्रोडक्शन होना है, तो उसके अंदर एग प्रोडक्शन से पहले जो फॉलिकल्स है उनकी डेवलपमेंट होती है, तो यहां पर वो कराएगा हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें, नेक में प्रेजेंट होता है, थायरॉक्सिन ये रिलीज करता है। इट कंट्रोल्स जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। बॉडी का जनरल मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम आगे आ जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है? इट इज प्रेजेंट अबव द किडनीज। किडनीज के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रीनालिन। ई आएगा पीछे। एड्रीनालिन जो है हमारा, वो यहां पर प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो यहां पर ये बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी के अंदर कैसे? अगर सपोज हमें डर लग रहा है, इसको हम फियर, फाइट, फ्लाइट, ट्रिपल एफ हार्मोन भी, ट्रिपल एफ ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है हमारा इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हेल्प करेगा। जैसे अगर कोई भी सपोज हमारे पीछे कोई डॉग पीछे पड़ गया हमारे, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। उस सिचुएशन में हमें भागना पड़ेगा। जब हम भागेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए बहुत सारी। अब इस सिचुएशन के अंदर ये क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट बीट हमारी बढ़ा देगा। हार्ट बीट से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, और अगर रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा तो एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी और ऑटोमेटिकली मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करके देगा। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद पैनक्रियाज आ जाता है हमारे पास। ये स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन के साथ साथ ये एक और ग्लैंड भी, एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागन। तो ग्लूकागन को भी ये प्रोड्यूस करता है। इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। तो टेस्ट जो है मेल्स के अंदर, ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम एक सैक होता है बॉडी के अंदर जो कि जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, और ये हार्मोन क्या रिलीज करिए? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की प्रोडक्शन कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्यूबर्टी के टाइम पर। तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जब कोई भी मेल जो है जैसे वो प्यूबर्टी की एज में आता है, उसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है या फिर जो भी प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो कौन लेके आता है? वो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम उसका रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है ओवरी। ओवरी जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, यूट्रस के पास प्रेजेंट होगी, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगी। ईस्ट्रोजन के साथ साथ ये प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करती है। ये दोनों क्या करेंगे? एग प्रोडक्शन करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबर्टी। जैसे मेल के अंदर वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, फीमेल के अंदर ओवरी जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी वो एग प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ साथ प्यूबर्टी के टाइम पर फीमेल की बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो उसके लिए ये पर्टिकुलर सेक्स हार्मोन्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इन ग्लैंड से एसोसिएटेड कुछ एबनॉर्मैलिटीज हैं। इनका अगर हाइपरसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हो गया गोइटर, डायबिटीज। तो गोइटर जो है हमारा जो पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड है, जो कि हमारा बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करके रखता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है, इस ग्लैंड को थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन चाहिए। और अगर आयोडीन इसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आयोडीन मिनरल ना मिलने की वजह से जो पर्टिकुलर ग्लैंड है वो जो पर्टिकुलर हार्मोन है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन है जो हमारा, वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और उसके लिए उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो नेक है वो स्वोलन हो जाती है। तो थायरोडिन या थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारा वो प्रोड्यूस नहीं होगा, गोइटर हो जाएगा। गोइटर के अंदर क्या होता है? नेक सूज जाती है, और सूजने के बाद उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं गोइटर। उसके बाद आ जाती है बात डायबिटीज की। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा डिजीज था ये एसोसिएटेड था किसके साथ? ये एसोसिएटेड था थायराइड ग्लैंड के साथ। डायबिटीज हमारा एसोसिएटेड है पैनक्रियाज के साथ। पैनक्रियाज अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारा इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर कम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आ जाती है बात
कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर ट्रीटमेंट करना है तो पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, आर्टिफिशियली उसको इंसुलिन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आए। होता क्या है कि जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज होता है तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारे यहाँ पर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, शुगर लेवल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर राइज हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शुगर लेवल्स जैसे ही राइज हुए, इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे, शुगर लेवल जैसे ही राइज हुए ये सेल्स जो है पैनक्रियाज के उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और ये इंसुलिन सिंथेसाइज करते हैं। इंसुलिन सिंथेसाइज होने की वजह से ये इंसुलिन जो ग्लूकोज है हमारा, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन। उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो ग्लूकोज तो कम हो गया, तो ग्लूकोज यहाँ पे कम हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल फॉल, और इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज्म भी चलता है। फीडबैक मैकेनिज्म हो गया कि बॉडी के अंदर किस टाइम पर किस हार्मोन को ज्यादा रिलीज करने की जरूरत है या कम रिलीज करने की जरूरत है। अब यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, कैसे वो ऑपरेट होता है, जैसे ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया, घट गया, तो वो क्या करता है, एक फीडबैक स्विच ऑफ फीडबैक भेजता है कि इसको बंद कर दो, जो रिलीज है इंसुलिन का उसको बंद करो। तो यहाँ पर एक फीडबैक भेजा गया किसके पास, पैनक्रियाज के पास, और पैनक्रियाज के पास जैसे ही वो फीडबैक आया कि अब और इंसुलिन की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, एरो डाउन, स्टॉप सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो एक फीडबैक भेजेगा, क्या फीडबैक भेजेगा कि इंसुलिन का रिलीज स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से फीडबैक्स भेजे जाते हैं और इसके विद रिस्पेक्ट जो हमारे हार्मोन्स है वो एक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो प्लांट्स के अंदर जब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स, प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं अलग अलग तरीके की, और दूसरा टॉपिक रहेगा प्लांट हार्मोन्स। अब अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूं, प्लांट के अंदर जो अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स होती हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स के अंदर। एक आ जाती है हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी आ जाती है नेस्टिक मूवमेंट्स। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से अलग अलग है। अगर मैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूं तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है यहाँ पर हमारी, इट इज द मूवमेंट ऑफ द कर्वेचर, इट इज मूवमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ग्रोथ जो है वो प्लांट की उसके विद रिस्पेक्ट एक मूवमेंट है और इट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुला। यहाँ पर अगर जो भी हमारे पास स्टिमुलस है, जो भी यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर चेंज है उसके विद रिस्पेक्ट ये ग्रोथ मूवमेंट है, डायरेक्शन है इसकी, इसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। उसके अलावा जो नेस्टिक मूवमेंट है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ना ही ये ग्रोथ रिलेटेड है। तो इट इज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू सम स्टिमुला, किसी भी कोई भी एक्सटर्नल चेंज है उसके विद रिस्पेक्ट प्लांट ने मूव किया विदाउट एनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ना तो यहाँ पर ग्रोथ देखी जाएगी, ना यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट की कोई डायरेक्शन देखी जाएगी। तो यहाँ पर मूवमेंट जो है, सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, द मूवमेंट एज रिस्पॉन्स इज एग्जिबिटेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरा बॉडी जो है वो मूव करेगा इसके अंदर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डोंट शो सच रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा वो बॉडी का सभी पार्ट्स नहीं करेंगे, कुछ पार्ट्स ही करेंगे। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट, जो ग्रोथ मूवमेंट है, अब ग्रोथ तो क्या है, स्लो प्रोसेस है, एकदम से तो नहीं हो जाता, सेकंड्स के अंदर तो ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर जो ये ग्रोथ मूवमेंट है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे और ये स्लो है, और जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, वो जो मूवमेंट रहेगी ये फास्ट रहेगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर के थ्रू समझेंगे हमारे अलग अलग तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखते हैं सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म को। फोटोट्रॉपिज्म के अंदर ये प्लांट जो है हमारा, ये लाइट के विद रिस्पेक्ट ग्रो कर रहा है, ग्रोथ मूवमेंट। ये पर्टिकुलर प्लांट सीधा था, पहले सीधा था, अब ये क्या हो गया, बेंडिंग हो गई है। हम बोलेंगे बेंडिंग ऑफ प्लांट, यह जो मूवमेंट है, जो ग्रोथ है इन द ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू लाइट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के विद रिस्पेक्ट हो रही है, और अगर ये लाइट की डायरेक्शन में हो रही है, अगर मैं बोलूँ स्टेम जो है लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और अगर ये नेगेटिव बोल सकते हैं कि डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ही नहीं है जिस डायरेक्शन में लाइट है, अगर लाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा, जैसे कि जो रूट है यहाँ पर वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, कभी भी सनलाइट की तरफ ग्रो नहीं करती, वो सॉइल के अंदर जाती है, तो यहाँ पर वो हो गई नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसी तरीके से डायरेक्शन के बेसिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी यहाँ पर कैटेगरीज आएंगी। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं
इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की, जो कि हमारा है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म के अंदर ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट जब प्लांट मूव करता है, तो एनसीईआरटी के अंदर ये पर्टिकुलर डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर ये जो पॉट है, इस पॉट को जब हमने टेढ़ा कर दिया तो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं और जो हमारा स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिक, जो कि ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट है। उसके अलावा कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म में हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि केमिकल के विद रिस्पेक्ट प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ देखी जा रही है। तो एग्जांपल आता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ही उसके ऊपर पोलन आता है, पोलन के अंदर पोलन ट्यूब की ग्रोथ देखी जाती है ड्यू टू अ केमिकल विच इज रिलीज्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे केमिकल को रिलीज करेगी और केमिकल को जैसे ही रिलीज करेगी वहां पर पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो होगी। इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद आ जाते हैं हमारे थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो जो वर्ड है ये टच से रिलेटेड है, कि जैसे प्लांट का जो टेंड्रिल है, जैसे पी प्लांट के अंदर टेंड्रिल्स देखे जाते हैं, वो टेंड्रिल्स जैसे ही किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट के टच में आते हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। जैसे क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स जैसे ही सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इसके अलावा पानी के अंदर जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स वाटर हो गई हाइड्रोट्रोपिज्म। अब टुवर्ड्स वाटर क्या ग्रो करता है? रूट्स ग्रो करती है। और अवे फ्रॉम द वाटर, बेसिकली जो रूट्स है हमारी वो पानी के टुवर्ड ग्रो करेगी और जो हमारी शूट है वो पानी से अपवर्ड ग्रो करेगी। तो जो नॉर्मल पर्टिकुलर सॉइल के अंदर प्लांट जो हमारा होता है, वो सॉइल के अंदर जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, रूट जो है पानी की तरफ खींची चली जाती है। जहां जहां वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होगा उधर ही रूट्स फैलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब हो गया हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट्स बता रहा है। नेस्टिक मूवमेंट जो कि देखी जा रही है हमारे मिमोसा प्यूडिका के अंदर, जिसको हम छुई मुई प्लांट बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। तो हमारी जो नेस्टिक मूवमेंट्स है यहाँ पर, नेस्टिक मूवमेंट्स कुछ इस तरीके से है। फोटोनेस्टिक मूवमेंट, इसके अलावा थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट एंड निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स। अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स है। फोटोनेस्टिक के अंदर लाइट के विद रिस्पेक्ट मूवमेंट देखी जाएगी, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स ओपन हो रहे हैं दिन के टाइम पर, क्लोज हो रहे हैं हम बोल सकते हैं डस्ट के टाइमिंग पर, इवनिंग के अंदर, तो ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये आ जाएगी हमारी फोटोनेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये टच रिलेटेड या शॉक रिलेटेड रिस्पॉन्सेज हैं। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेज किस में देखे जाएंगे? टच मी नॉट प्लांट के अंदर, मिमोसा प्यूडिका के अंदर देखे जाते हैं। जब हम उस प्लांट्स को टच करते हैं उसकी जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाती है, बेसिकली वो मुरझा जाती है। मुरझा क्यों जाती है? क्योंकि जैसे ही हम उसको टच करते हैं वो उसको एज अ शॉक लेती है उसकी बॉडी, और उसकी बॉडी के अंदर, उसकी लीव्स के अंदर जितना भी पानी है वो लीव्स में से बाहर निकल जाता है, स्टेम के अंदर आ जाता है, और जैसे ही लीव्स में से पानी निकलता है वो मुरझा जाती है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा टच मी नॉट प्लांट। तो इसके अलावा सिज्मोनेस्टिक भी हो गया। थर्मोनेस्टिक के अंदर हम बात करते हैं, थर्मोनेस्टिक में टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करता है। तो टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, जैसे कि सनलाइट की इंटेंसिटी जो है, एग्जाम्पल हम इसमें सनफ्लावर ले सकते हैं। सनफ्लावर क्या करता है? टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट जहां पर सनलाइट होती है उसी तरफ ये क्या करता है, उसी डायरेक्शन में ये मूव कर जाता है। तो ये थर्मोनेस्टिक मूवमेंट हो गई। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स के अंदर आएंगी हमारी यहाँ पर डायूरिनल चेंजेस, तो दिन और रात के अंदर जो चेंजेस होते हैं। ये चलते हैं प्लांट हार्मोन्स के ऊपर, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज का। प्लांट हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो टोटल हमारे पास 5 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। 5 तरीके में से जो 3 होते हैं वो हमारे पॉजिटिव स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं, और 2 जो है हमारे वो नेगेटिव सिग्नल्स भेजेंगे, तो हम उनको इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो इंसुलिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन ये हमारे होते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एब्सिसिक एसिड और इथिलिन इनको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डिंग या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो 1 बाय 1 इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट शूट की टिप्स पे प्रेजेंट होता है, डेवलप करता है एम्ब्रियोज को। बेसिकली ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल को ग्रोथ करने में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को बड़ा करने में, उसकी ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करेगा। तो इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स, फ्रूट्स, इट हेल्प्स इनहिबिट्स एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है जो लीव्स की फॉलिंग होती है, जब पत्ते गिरते हैं तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। कंट्रोल्स एजिंग एंड सेनेसेंस, जो प्लांट है जब वो बूढ़ा होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को भी ये थोड़ा सा कम करता है, ये प्लांट को एक यंग स्टेज में बनाए रखता है। उसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अब यहाँ पर मेनली ये सेल डिवीजन का काम करता है। तो दे आर फाउंड इन द साइट्स वेयर सेल डिवीजन इज अकरिंग, जहाँ पर सेल डिवीजन होना है वहाँ पर साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा, जैसे कि रूट टिप्स पे, सीड्स में, फ्रूट्स में, जहाँ पर सेल्स ने बार बार डिवाइड होना है तो वहाँ पर सेल डिवीजन के टाइम पर ये पर्टिकुलर जो हार्मोन है वो प्रेजेंट होगा।
तो दे वर्क अलोंग विद ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स के साथ ही काम करते हैं और सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं और सेनेसेंस को भी, जो एजिंग है प्लांट की, उसको भी ये डिले करते हैं। उसके बाद गिबरेलिन की मैं बात करूं तो गिबरेलिन जो है मेनली यहाँ पर स्टेम्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है। ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को एंड सेल इलोंगेशन इन दीज रीजन। तो ये सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड और इथिलिन। एब्सिसिक एसिड जो है हमारा ये डेवलपिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर, जहाँ पर ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करेगा एंड इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को भी ये इनहिबिट करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करने में ये उसको प्रमोट करेगा। अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। रेस्पिरेशन जो है, गैसेस एक्सचेंज है अलग अलग गैसेस का, वो भी यहाँ पर डिले हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ये कम कर रहा है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर हुआ। एंड इट लीव्स वाटर अंडर स्ट्रेस कंडीशन, तो यहाँ पर प्लांट को स्ट्रेस के अंदर, वाटर स्ट्रेस के अंदर ये ले आता है। इथिलिन की मैं बात करूँ तो ये मेनली प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये फ्रूट्स की राइपनिंग कराते हैं एंड एपिकल मेरिस्टम ऑफ शूट्स, शूट्स के एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो शूट के एपेक्स पे मेरिस्टम होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल्सो इनिशिएट्स एब्सिशन इन फ्रूट्स एंड लीव्स। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स को पकने में और फ्रूट्स के गिरने में उनको हेल्प करती हैं। So this was all about this chapter, control and coordination. I hope video must be helpful for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.